हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट ये लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में भी आप इस टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे अभी केमिस्ट्री में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि आप एक यहाँ पे एक बीकर ले सकते हैं। इसको समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि आपने एक बीकर लिया। ठीक है, ये आपने एक बीकर लिया। इस बीकर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर पोर्स होंगे स्टूडेंट। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पोर्स आपने ले लिया। इसको हम लोग बोल देते हैं एसपीएम, एसपीएम दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक साइड में हम लोग लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, अब दूसरी साइड हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसके अंदर सोल्यूट के भी पार्टिकल डिसॉल्व हैं, मिक्स है। तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट हम लोग इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को हमने सेपरेट करने के लिए एक एसपीएम लगा दिया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन मॉलिक्यूल की तरफ ये इनका फ्लो होता रहता है, स्पॉन्टेनियस, ये खुद ही फ्लो होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपने एसपीएम लगाया हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन्हीं पोर्स के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, खुद ही मूव करता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ये। तो डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी स्टूडेंट, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये फ्लो होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ नहीं मूव करता है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन अब ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, तो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ नहीं मूव करेगा। ये हल्का सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है सॉल्वेंट वाला, तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तो ये आप दूसरी टाइप से आप बोल सकते हो कि फ्लो फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट इनिशियली होगा, ये तो डाइल्यूट होगा, जो उसमें आप कोई चीज ऐड करेंगे तो वो जाकर के कंसंट्रेटेड होगा। मतलब सॉल्यूशन का पार्ट कंसंट्रेटेड होता है और सॉल्वेंट ये डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होता है मॉलिक्यूल का इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं इस पे। तो ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन होती है द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन, और यू कैन से फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ concentrated solution, and that phenomena, that process is known as osmosis। ये तो है स्टूडेंट ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ये खुद ही प्रोसेस होती रहती है। यहाँ पे हमने लिखा है स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ही होगी ये प्रोसेस। अब क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन की साइड में हम लोग एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर सॉल्यूशन की साइड आप लगाएंगे तो क्या होगा कि जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, अब उनका आना रुक जाएगा, क्योंकि जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कोशिश करेगा इस साइड मूव करने का। ठीक है, इस पे आप प्रेशराइज करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और ये सॉल्वेंट इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। एक टाइम पे जब इधर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो
सॉल्यूशन की साइड पर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए जिससे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन का जो फ्लो था वो रुक जाएगा, ठीक है। इसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड लगेगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन की साइड लगेगा, क्योंकि अगर सॉल्वेंट की साइड आप लगाएंगे स्टूडेंट, सॉल्वेंट की साइड प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और ज्यादा स्पीड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इसी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन की साइड अप्लाई किया जाता है, दैट एक्सटर्नल प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक चीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आप प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ये तो रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। आप आरओ वाटर लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्या होता है आप स्टूडेंट, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अब इधर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया है, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ ये मूव करने लगेगा। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल, वो मूव करने लगेंगे। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जब मूव करने लगेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स। अब ये प्रोसेस रिवर्स हो रही है, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, अब हम लोग लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि हमने बताया ऑस्मोसिस में होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग ने ऑस्मोसिस बोला। और प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो सॉल्यूशन की साइड हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन in the order to stop the flow of a solvent into the solution। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो था, इसी को स्टॉप करने के लिए जो आप सॉल्यूशन की साइड एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो फ्लो हो रहा था, इसी को रोकने के लिए, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टूडेंट हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है। लाइक आइडियल गैस इक्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है स्टूडेंट PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे P जो प्रेशर होता है, बट यहाँ पे ऑस्मोसिस के केस में हम लोगों ने इसको पाई लिखा है, तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू nRT, लाइक आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पाई V इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे पाई क्या है स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सारे पॉइंट। R के बारे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। R क्या है स्टूडेंट, R एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जब एटीएम में वैल्यू गिवन हो तब ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे, जब एटीएम में पार्ट गिवन हो, जब प्रेशर आपका एटीएम में होगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बार में होगा तो इतना बार होता है आर की वैल्यू, तब बार में हम लोग पुट करेंगे 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहाँ पे पाई स्टूडेंट, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग एटीएम में रखेंगे इसकी यूनिट। एंड टी यहाँ पे आप जानते हो स्टूडेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में होगा। और स्टूडेंट एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। एन क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स है। एंड लास्ट का पार्ट इसमें जो वॉल्यूम है वी, वी क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम होगा जो कि लीटर में होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम लीटर में होगा। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो PV इज इक्वल टू nRT है, तो या पाई V इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस केस में आप देखोगे कि अगर हम लोग पाई फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, N/V/RT, ठीक है। N/V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है स्टूडेंट कंसंट्रेशन। पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वहां पे आप देखें R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं उस केस में आप देखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगी, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी सॉल्यूशन की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इस चीज को भी आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को आप लर्न कर लो, इसी पे न्यूमेरिकल होना है। ऑस्मोसिस इसके टाइप देखते हैं हम लोग। देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, ठीक है। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसो मींस होता है स्टूडेंट सेम, जैसा कि आप लोगों को पता है आइसो मींस होता है सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जैसे आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, अगर फर्स्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई होता है। ये वन जो है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए और सेकंड जो है सेकंड सॉल्यूशन के लिए, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ठीक है, तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पाई वन इज इक्वल टू पाई टू है स्टूडेंट, तो C1RT, क्योंकि आप जानते हैं पाई वन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT होता है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए इसलिए वन यहाँ पे रखा है और सेकंड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे 2 रखा है। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आप जानते हैं कांस्टेंट ही होती है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में होता है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर C1 C2 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के C1 C2 आ गया, तो C क्या होता है स्टूडेंट? कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, C होता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए N1/V1 N2/V2, सच सॉल्यूशन नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, N1/V1 N2/V2, ये फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होगा। ये कहां से आया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट आइसोटोनिक के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, ये होता है, वहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा और इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन के सेम होंगे। ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और सेकेंड केस इसमें, ये तो π1 π2, ये केस अलग हो गया। और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट? व्हेन π1 ग्रेटर देन π2, मतलब जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सेकंड सॉल्यूशन से, या इसको आप दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। देन द सॉल्यूशन फर्स्ट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप लोग समझ ले, सिंपल है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है दूसरे वाले से तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा जिस सॉल्यूशन का उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये दो टाइप के आपके सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसी का पार्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप लोग आरओ बोलते हैं, ठीक है। आरओ का वाटर है, ये आरओ वाटर है। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट? जब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपने अप्लाई किया था तो वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो गई थी। पहले तो इनिशियली ऑस्मोसिस होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक है, या ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस होता है। बट हम लोग सॉल्यूशन की साइड प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जिससे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो जाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना ये ऑस्मोसिस था, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा।
ये कब होगा, जब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था सॉल्यूशन की साइड रुक गई थी, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, ये जो सॉल्ट वाटर के अंदर जो वाटर का पार्ट प्रेजेंट होगा, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, वो मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इस फिगर से भी आपको दिख सकता है, देख सकते हैं सॉल्ट वाटर है स्टूडेंट, इस सॉल्ट वाटर में हमने क्या किया, इस पिस्टन के थ्रू हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, इसको प्रेशराइज किया, तो प्रेशराइज करने पर क्या होगा स्टूडेंट, जो सॉल्ट वाटर के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर क्या होगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा और ये फ्रेश वाटर इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इस पिस्टन को प्रेशराइज करते रहते हैं जिससे सॉल्ट वाटर से वाटर निकल के जाता है और सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आरओ में क्या होता है स्टूडेंट, जो मिनरल्स होते हैं हमारे, तो मिनरल्स ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब, तो मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सस्पेंड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बाकी का जो फ्रेश वाटर होता है ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है और वो फ्रेश वाटर आपको मिल जाता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर greater than the osmotic pressure applied, the flow of a solvent molecule can be made proceed from a solution towards the pure solvent in a reverse direction of the ordinary osmosis। जो ऑस्मोसिस में हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था, अब यहाँ पे रिवर्स होगा ऑस्मोसिस का, अब क्या होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। तो ये रहा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस, सिंपल है, इसको आप लोग लर्न कर लें, जितना पॉइंट बताया गया वो इनफ है। और इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि ये लास्ट टॉपिक है। अब बस न्यूमेरिकल का पार्ट कुछ हम आपको बता देंगे, बाकी आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, इसकी नोट्स बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।